वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब जो है एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेस। प्लेस जो बेसिकली दोस्तों है, इसका यदि हम लिटरल मीनिंग देखें तो ये नथिंग इज दैट, दिस इज मतलब गिरवी रखना। गिरवी रखना जो कि आपने देखा होगा कि जो है सो यदि फॉर्मल वे में ऑर्गेनाइज तरीके से हो तो बैंक्स वगैरह जो है सो एनबीएफसीज वगैरह जो है सो इस तरह से काम करते हैं। और यदि जो है सो अनऑर्गेनाइज्ड वे में देखें तो जो है सो छोटे शहरों में या गांवों में या गली मोहल्लों में इस तरह की चीजें चलती है कि किसी दुकान पे आप जाते हो, अपने जो है सो ज्वेलरीज वगैरह जो है सो वहां पे आप रखते हो और उसके बदले में कुछ पैसे जो है सो मिलता है। सो बेलमेंट में भी आपने देखा कि कस्टडी जो होता है गुड्स का वो ट्रांसफर होता है, और प्लेस के केस में भी क्या होता है, गुड्स का कस्टडी ही ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स। व्हाट इज द डिफरेंस? The difference is that in case of bailment, there is not necessary that this is for some monetary benefits of the parties. But in case of the place, because some monetary benefits are being transferred or some benefits are being transferred, so in lieu of that benefit, the goods are being kept with the person, that is called pawning. सो एज अ सिक्योरिटी। तो बेलमेंट के केस में सिक्योरिटी टर्म का आपने कहीं भी नहीं देखा। यहां पे क्या चीज है, तो सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली टर्म क्या है, प्लेस। प्लेस का मतलब क्या चीज है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। कि भाई मैं एक सिंपल सी बात ये चीज है कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि जैसे क्या चीज होता है कि शादी के समय में जो कि एज पर लॉ तो गलत है, लेकिन जो हमारा एक सोशल ट्रेंड बना हुआ है उसमें क्या चीज है कि शादी के समय में जो है सो कुछ पैसे की बात होती है, दहेज मुकर्रर किया जाता है या कुछ इस तरह से बातें होती है। तो उसका बेसिक पर्पस क्या चीज है? उसका बेसिक पर्पस ये चीज है कि भाई अपने घर की जिम्मेदारी मैं तुम्हें तुम्हारे घर में जो है सो तुम्हारे पास अब दे रहा हूं, तो इस जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्हें जो है सो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए जो है सो क्या चीज होता है, कुछ पेमेंट दी जाती है, यानी जिन उसको कुछ पेमेंट किया जाता है किस परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। तो ये तो एक रही इन जनरल बात। लेकिन इन लीगल टर्म्स यदि हम कहें तो लीगल टर्म में क्या चीज होता है कि सपोज करो कि आप कहीं पे भी जाते हो और वहां पर जो है सो आप किसी ज्वेलरी की शॉप पे जाते हो और आपको कभी कुछ पैसों की जरूरत होती है, आप उनसे उधार लेते हो पैसे, या बैंक आप जाते हो, बैंक में आपको कई बार होता है क्या कि जो है सो आपको होम लोन लेना होता है। होम लोन लेना होता है तो वहां पे क्या होता है कि आपको जो लैंड का पेपर होता है, उस लैंड के पेपर को जो है सो वहां पे आपको डिपॉजिट करना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी, ताकि कल के डेट में यदि आप जो है सो उसमें यदि कोई डिफॉल्ट करते हो, देन दे शैल हैव समथिंग बाय व्हिच दे कैन रिकवर देयर डेट। तो ये क्या चीज है, एज ए सिक्योरिटी जिस किसी चीज को दिया जाता है फॉर व्हाट, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो ऐसे सिचुएशन में क्या उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है प्लेस। प्लेस में एटलीस्ट दो पार्टी होते हैं, एक होता है पॉनर और एक होता है पॉनी, जिसे प्लेजर और प्लेजी भी कहा जाता है। जैसे कि बेलमेंट में आपने देखा था बेलर और बेली, उसी तरह से यहाँ पे प्लेजर और प्लेजी या पॉनर और पॉनी होता है। पॉनर जैसा कि नाम डिनोट कर रहा है कि बेलर इन केस ऑफ प्लेस, यानी कि जो कि अपना सामान गिरवी रखता है, जो कि अपना सामान सिक्योरिटी के तौर पे रखता है, ही इज कॉल्ड पॉनर और प्लेजर। एंड पॉनी कौन हुआ, जो कि डेट देते हैं या जिनके पास जो सो उस गुड्स को प्लेस किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्लेजी या पॉनी। अब इसमें प्लेस के के लिए जो एसेंशियल्स क्या है, तो सीधी सी बात है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो तो होंगे ही। तो यानी कि कहता है क्या कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे ही। दूसरा, इसमें कुछ स्पेसिफिक क्या चीज है, जैसे कि बेलमेंट में था कि प्लेस कैन बी मेड ऑफ गुड्स ओनली। प्लेस जो है सर्विस का तो हो नहीं सकता है कि जो है सर्विस प्रोवाइड, सर्विस आप कैसे प्लेस करोगे। तो यहां पे क्या है, जैसे बेलमेंट के केस में था, यहां भी क्या है कि प्लेस जो होगा वो सिर्फ गुड्स का ही होगा।
डिलीवरी मस्ट भी है, जैसे कि बेलमेंट के केस में था कि पोजीशन में जो होगा या कस्टडी जो गुड्स का होगा वो डिलीवर होना चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्पस से। पर्पस ऑफ डिलीवरी वहां पे कुछ और था बेलमेंट के केस में, तो थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते चलते हैं। यहां पे क्या है पर्पस ऑफ डिलीवरी में कि द पर्पस मस्ट बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस और पेमेंट ऑफ डेट। Return of goods, the delivery of goods must be conditional, which shall be that the goods shall be returned or disposed of according to the direction of the pawners when the promise is। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो है सो सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है। सिक्योरिटी किस बात की? सिक्योरिटी इस बात की कि जो है सो आप प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म करोगे या डेट जो है सो रिपे करोगे, डेट लिया है आपने तो वो जब एकम्प्लिश हो जाएगा उसके बाद जाके ये गुड्स का रिटर्निंग हो जाएगा पॉनी से पॉनर के पास। अब हम राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। तो राइट ऑफ पॉनी, तो राइट ऑफ रिटेनर, सीधी सी बात है, राइट ऑफ रिटेनर यानी कि जो एक ऐसा पर्सन जिसके पास गुड्स रखने का राइट होता है वो सारे राइट इसके पास भी होंगे। पॉनी में रिटेन द गुड्स प्लेज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, एनी इंटरेस्ट ड्यू ऑन द डेट। सिंपल सी बात है कि यदि आप डेट लेते हो बैंक से ही लेते हो तो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी जोड़ा जाता है, तो वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक वो पेमेंट नहीं होता है वो नहीं लौट पाएगा। All necessary expenses by him with respect to possession or for preservation of the goods। यदि उस चीज को रखने में आप जैसे कि जो वहां पे ज्वेलरी बैंक में भी आप डालते हो वहां पे कुछ लॉकर चार्जेस होते हैं, कुछ इस तरह की चीज होती है, तो वो भी आपसे वो काटेगा। रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस, इन केस द पॉनी लेंड्स मनी टू द पॉनर subsequently after the date of place, he has a right of retain over the goods already placed in respect of the subsequent lending also। कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा अपने घरों में अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं भी सुना होगा, या यदि कोई जॉब कर रहे होंगे तो कलीग्स के पास कि हमने लोन को टॉप अप करवा लिया है। टॉप अप करवा लिया है, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, लेकिन आपने जिस प्रॉपर्टी को उनके पास रखा हुआ है उसकी वैल्यू जो है जो बनाते हैं प्लेस के लिए वो सिर्फ 20 लाख तक के लिए होता है। तो इन दैट केस यदि आप 5 लाख रुपए का फर्दर यदि कुछ करते हो, फर्दर जो है यदि आप चार्जेस पे करते हो तो वहां पे क्या चीज हो जाएगा कि ये जो है कि वो गुड्स जो फर्दर एडवांस है, जो फर्दर लोन है उसका भी लिया जाएगा। जब तक वो नहीं खत्म होता है तब तक यदि इसी गुड्स को रखा है तब तक ये गुड्स वो रख सकता है। तो यहाँ पे राइट ऑफ रिटेनर हो गया, राइट ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांस है। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यदि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस बियर करना पड़ता है उस गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए तो आपको वो चीज पे करना ही पड़ेगा, वो आपके चार्जेस में जुड़ जाएंगे। यदि पॉनर ने कोई डिफॉल्ट किया तो इस केस में डेट ऑफ परफॉर्मेंस में तो यहाँ पे भी जो है सो यहाँ सूट फाइल करने का राइट रहता है, जो कि आपने इंडेमनिटी गारंटी इन सब चीजों में भी पढ़ा कि यदि सीधी सी बात है कि यदि कोई पर्सन जो है सो लोन पे डिफॉल्ट करता है, नॉर्मली आप देखते होंगे कि सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास है, जब बैंक जो है सो किसी को लोन देती है तो उस केस में बैंक क्या करती है कि वो सबसे पहले जो है सो बोलते हैं कि भैया आपका सैलरी जो है सो हमारे यहाँ से आना चाहिए, सैलरी के अगेंस्ट में लोन देती है, सैलरी के अगेंस्ट में लोन देते हैं तो वहां पे कहता आना चाहिए यदि आप डिफॉल्ट करते हो तो उस केस में क्या कर सकता है वो आपकी इवन सैलरी को रोक सकता है। रिटेंशन सेल ऑफ गुड्स, यदि जो है कोलेटरल सिक्योरिटी है प्लेस बाय गिविंग ए रीजनेबल नोटिस, यदि आप बार बार डिफॉल्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको नोटिस देगा। यदि तुम अपने पैसे और आपने जो है अपना गोल्ड या कुछ भी जो है वहां पे आपने जो है एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है तो वहां पे वो कहेगा नोटिस देगा, आपको एक रीजनेबल नोटिस देगा कि भाई साहब आप पेमेंट कर दो, नहीं पेमेंट करोगे तो आपका जो है ये गोल्ड हमारे पास रखा हुआ है या आपकी प्रॉपर्टी रखी हुई है या आपका एसेट रखा हुआ है, इसे हम सेल आउट करेंगे और हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। सरप्लस डेफिसिट ऑन सेल, यदि कुछ सरप्लस होता है तो सीधी सी बात है कि भाई जो एक्स्ट्रा आपका यदि 10 लाख रुपया बनता है, प्रॉपर्टी बेच करके 15 लाख रुपया आया हुआ है, आपने नोटिस दे दिया, जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लाई किया हुआ है, तो आप सिंपली जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए हैं वो आप उनको लौटा दोगे। इन केस ऑफ डेफिसिट पॉनर शैल बी लायबल फॉर बैलेंस अमाउंट, सीधी सी बात है कि जो है आपका जो है लोन बन रहा है अभी 10 लाख का, जो गुड्स की वैल्यू है वो जो है 8 लाख रुपए रह गए तो 2 लाख एडिशनल जो है आपसे लिया जाएगा। No notice, where the pawnee does not give a reasonable notice to the pawner, the sale is valid, but pawnee is liable to pay any damage to the pawner. Right against true owner of the goods, where the pawner has acquired possession of pledged goods under a voidable contract under section 19 or 19A। यहाँ पे क्या चीज है, मिस्टेक की बात कर रहा है, but contract has not been decided at the time of pledge। The pawnee acquires a good title to the goods against the true owner।
यानी कि क्या चीज है कि अंडर मिस्टेक जो है वो उसने जो है या उसके साथ कुछ इस तरह से हुआ है कि मिस्टेक है या फ्रॉड है, कि जो है सो यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं, और उस टाइम में जो है सो इसे जो है सो टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया गया था। यानी कि यहाँ पे राइट की बात है कि राइट किसी और का था लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल है कि प्रॉपर्टी का भी बंटवारा नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है और बड़े भाई ने जो है वो क्या किया कि जो है सो वो टुकड़ा लैंड का जो है सो बेच दिया हुआ है जो कि छोटे भाई का है। तो ऐसे सिचुएशन में या प्लेस कर दिया हुआ है, ऐसे सिचुएशन में उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट का जो है सो पता नहीं चला, तो जिसको जो है सो उसने प्लेस किया हुआ है उसके राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उन दोनों भाइयों के बीच में अलग से जो भी चीजें डिस्कशन होगा, जो कोर्ट डिसाइड करेगा यदि वो कोर्ट जाते हैं, या जो पर्सनल जो म्यूचुअल सेटलमेंट होगा उसके बेस पे होगा, लेकिन पोनी का राइट जो है वो कहीं पे डिफेक्टिव नहीं होगा। द टाइटल ऑफ पोनी इज गुड ओनली व्हेन he had no notice of the owner's defect। उसे नहीं पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों के बीच में से फ्रॉड करके किसी ने कुछ कर लिया है, तो उसमें he acts in good faith। अब ओनर की ड्यूटी क्या बनती है, सेक्शन 175 में दिया हुआ है, पे द डेटर परफॉर्म, पे द डेट और परफॉर्म द प्रॉमिस। सिंपल सी बात ये चीज है कि आप जो है सो गुड्स में जो कहीं पे जो है सो गिरवी आपने रखा हुआ है, तो इसके लिए कि जो है सो उधार लिया हुआ है या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की बात है, तो वो चीज आप कंप्लाई कर दो, वो कंप्लाई कर दो और आपको जो है सो वो चीज मिल जाएगा। पे डेफिसिट ऑन सेल, यदि आपकी प्रॉपर्टी को बेच करके आपने डिफॉल्ट किया था या कुछ भी चाहते हो, आप उसने आपकी प्रॉपर्टी को रीजनेबल नोटिस देने के बाद भी सेल किया है और उसके बावजूद भी उसका नहीं पूरा हो रहा है, तो जितना भी आपका एडिशनल लोन अभी भी बच रहा है वो आप पेमेंट करोगे। पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स, यदि गुड्स में कोई डिफॉल्ट है तो उसे आप डिस्क्लोज करोगे। इंडेमनिफाई द पोनी इन केस ऑफ लॉस, तो यहां पे क्या चीज है कि यदि पोनी को कोई लॉस हुआ है, कॉज ड्यू टू पोनी ड्यू टू डिफेक्टिव ओनर्स टाइटल टू द गुड्स, द ओनर मस्ट इंडेमनिफाई द पोनी। अब पोनी की ड्यूटी, ये तो राइट की बात हो गई, अब ड्यूटी की बात करें। नॉट टू यूज द गुड्स फॉर ओन पर्पस, गुड्स ही में यूज द गुड्स इफ ही हैज बीन सो ऑथराइज्ड। राइट दे दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है, यदि राइट नहीं दिया है तो अनऑथराइज्ड यूज आप नहीं करोगे। गुड्स जैसे परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हुआ, पेमेंट ऑफ डेट हुआ, गुड्स रिटर्न कर दो भैया उसका। रीजनेबल केयर करोगे कि ऐसा नहीं है कि उसने गिरवी रखा है, बेचारा जरूरत में आया हुआ था तो उसके सामान के साथ आप बदतमीजी करो, आप उसके सामान को ढंग से बंद नहीं रखो, आपको उसके सामान के लिए पूरा रीजनेबल केयर करना पड़ेगा। उसके गुड्स को अपने गुड्स में मिक्स मत करो, और यदि कोई इंक्रीज होता है गुड्स में, जैसे कि हमने बेलमेंट के बाद में डिस्कस किया था, तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ओनर का राइट देखें, रिडीम द गुड्स प्लेस्ड, राइट टू रिकवर बैक द गुड्स। सिंपल सी बात है कि आपका जैसे कि जो ओनर की ड्यूटी है वो ओनर के राइट्स हैं। ओनर के राइट्स क्या हैं, आपने डेट पर पेमेंट कर दिया, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस कर दिया, तो आपका जो गुड्स था वो आप रिटर्न बैक लोगे। एनफोर्स पोनीज ड्यूटीज, ड्यूटी यानी कि इफ द पोनी फेल्स टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, कोई भी गुड्स में रिसीव हुआ है वो पोनी की ड्यूटी है उसे वापस करना, तो पोनर का राइट है वो। राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ सेल, यदि जो है सो पोनी को लगता है कि ये डिफॉल्ट कर रहा है तो उसकी ड्यूटी क्या थी कि वो सेल करेगा, लेकिन रीजनेबल नोटिस देने के बाद, तो ये नोटिस का भी उसका राइट बनता है। यदि वो नोटिस नहीं देता है, कोई लॉस होता है, तो यहां पे उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखिए जो हम लास्ट में जो है बेलमेंट में डिस्कस किया था, बेलमेंट के बारे में और प्लेस के बारे में यहां पर डिस्कस है, दोनों में डिफरेंस क्या है जो कि हम देखते जाएंगे। प्लेस इज बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो प्लेस में क्या चीज है कि टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लोन और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पर्पस होगा। बेलमेंट में जरूरी नहीं है कि कोई लोन की बात हो, कोई सिक्योरिटी की बात हो, कोई परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की बात हो। ये जो है सो नॉर्मल केसेस की भी हो सकता है कि टेक केयर करने के लिए हो, रिपेयरिंग के लिए हो, इस तरह के लिए भी बेलमेंट होता है। सेल ऑफ गुड्स की बात करें, प्लेसी हैज अ राइट टू सेल ऑफ गुड्स प्लेस्ड on default of the owner if he can do so by giving reasonable notice. There is no right of the bailee to sell the goods. Bailee may either retain the goods or sue the bailor for non-performance of duties. और use of goods की बात करें तो प्लेसी has no right of using goods. Bailee can use the goods billed as per the terms of contract. तो ये जो चीजें हमने देखा यहाँ पे, ये सारा जो है किस चीज के बारे में था, प्लेस के बारे में था।
छोटा सा पार्ट था, तो ये देखा जाए तो बेलमेंट का ही एक हिस्सा है, लेकिन बेलमेंट के साथ साथ प्लेस को थोड़ा सा डिफरेंस किया क्योंकि बेसिक डिफरेंस था पर्पस के हिसाब से। बाकी लगभग आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत राइट में डिफरेंस है, अदरवाइज वो भी उस पर्पस की वजह से, अदरवाइज लगभग लगभग सेम ही चीज है, लेकिन दोनों जो है सो डिफरेंट होते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंट पर्पस होता है और डिफरेंट मोड होते हैं। इसके बाद जो आके जो है सो हमारा जो रह रहा है वो नेक्स्ट में जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट शैल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच इज एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो सेक्शन 182 से स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन गुड बाय।